Good morning, all of you. Today we will discuss about the January 2020 IIT mains question related to binomial theorems. बाइनोमियल थ्योरम्स एक ऐसा टॉपिक है आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लिए जिससे 100% एक क्वेश्चन हर साल आता है एवरी ईयर। और यहाँ से अच्छी बात यह है कि बेटा कि जो इसका क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी होता है और बेसिकली कंसेप्चुअल बेस होता है। इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत कम टाइम लगता है इजीली, बस कंसेप्ट को पकड़ना है और उसको फॉलो करते हुए डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है कि इस एक्सपेंशन में जो ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसमें एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं लगेगी यहाँ पर, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, टू टर्म्स होनी चाहिए। बट यहाँ पर आप एक थ्योरम लगा सकते हो। आपको मालूम हो, आपने मल्टीनोमियल थ्योरम देखा होगा। मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जब भी इसमें किसी भी एक्स की पावर को फाइंड करते हो तो उसके लिए आपको क्या बनाने पड़ते हैं, केसेस बनाने पड़ते हैं। केसेस कैसे बनाते हैं वो देखो। ठीक है, तो देखो हम केसेस कैसे बनाते हैं यहाँ पर। जिससे मेरे पास ये लिखा हुआ है, इसमें हमें हाईएस्ट पावर कितना चाहिए, 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो ये एक्स स्क्वायर है इसका पावर ले लिया 2, एक्स स्क्वायर का पावर ले लिया 2, तो कितना बन जाएगा, ये एक्स की पावर 4 बन जाएगा बेटा। जब मैं इसका 2 पावर लूंगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 का ही कोफिशिएंट चाहिए, तो मुझे एक्स का एक भी पावर नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स का पावर कितना बनेगा, 0, और ये 1। बाकी जितना भी पावर होगा वो सब किसके ऊपर चला जाएगा, 1 के ऊपर। तो ये 1 के ऊपर कितना पावर चला जाएगा, 8। तो पहला केस बन गया हमारे पास, ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। सपोज किया इसका पावर मैंने 1 लिया, इसका पावर मैंने 1 लिया, तो कितना पावर कवर हो चुका है, 2 पावर कवर हो चुका है। बचा कितना, 2 पावर। तो 2 पावर ऑब्वियसली हमें एक्स को ही देना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम दे नहीं सकते। तो मैंने इसको 2 पावर दिया, कितना हो गया टोटल, 3। बचा कितना, 7। तो 7 मैंने किसको दे दिया, 0 को। केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड की बात करते हैं, इस सेकेंड। ठीक है, तो इस वाले में मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को पावर कितना दिया, 0। एक्स स्क्वायर को पावर दिया 0, तो एक्स को ऑटोमेटिकली कितना पावर देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैंने इसको 4 पावर दिया डायरेक्टली। तो इसको 4 दे दिया, इसको 0 दे दिया, तो इसको कितना देना पड़ेगा मुझे, 6। ठीक है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बनता है कि जब भी आप ऐसा करो, किसी भी कोफिशिएंट को निकालना है तो अपनी पावर्स को डिवाइड कर दो ऐसे केसेस में। और इसको निकालने का तरीका ये होता है डायरेक्टली। इस वाले केस के लिए सबसे पहले लिखो कंप्लीट पावर कितना है, 10। फिर जितना ये केस बनाया इसके लिए फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 2, पहला केस। दूसरे केस में भी कितना पावर है आपके पास, 10, तो फैक्टोरियल 10। इनका फैक्टोरियल कर दो, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1। इसमें भी कितना है, 10। और इन जो नीचे लिखा उनका फैक्टोरियल कर दो, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0। इन तीनों केसेस को ऐड कर दो, ऐड जैसे ही करेंगे हम, तो ये बेटा मैं इसको ऐसा लिख दूं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको लिख दूं बेटा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, प्लस इसको लिख देता हूं मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल 6। ये लिख दिया बेटा मैंने। फैक्टोरियल 6 के नीचे डिवाइड में लिख देंगे फैक्टोरियल 6, 4, 3, 2, 1, और 0 का 1 होता है बेटा। ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6। ठीक है, देखो ये 2 से ये कट जाएगा, 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा, 45, प्लस अब देखो ये 2 से ये कट जाएगा, 4 जा, तो 9 इंटू 4 कितना होता है, 36। ठीक है, 36 इंटू 10 कितना होगा, 360, प्लस
इस 4 और 2 से ये कट गया 8, 3 से ये कट गया 3 जा, तो यहाँ पे कितना बना 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 10 210। तो टोटल केस कितने हो गए हमारे पास, इनको ऐड कर लो तो ये बनेगा 615। यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हमने इसका आंसर निकाला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10 x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें दिखाता हूं मैं। इसमें x की पावर 7, x की पावर 7 का कोफिशिएंट डायरेक्टली हम निकालते हैं जब आपकी ये लिखा होता है बेटा n। तो इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट कैसे निकालते हो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, वो क्या बनता है बेटा NCR डायरेक्टली। ठीक है, तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 का कैसे निकालेंगे इस वाले केस में। जब मैं इसकी बात करूंगा तो देखिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत सिंपल है कंसेप्ट, बहुत इजी है, बाकी थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। देखिएगा, सबसे पहले देखो इसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो क्या बनेगा 10c7 बेटा डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो इसमें x की पावर 7 का निकालेंगे तो x इंटू करते x की पावर 8 बन जाएगा। तो मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसमें, x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि x बार है ना बेटा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा x की पावर 6 का कोफिशिएंट, तो वो कितना बनेगा 9c6। इसमें 2 बार है तो यहाँ पे क्या निकालने पड़ेगा x की पावर 5 का कोफिशिएंट 8c5। ठीक है, आगे चलोगे तो क्या निकालना पड़ेगा 7c4, 6c3, 5c2, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा 4c1 और लास्ट में क्या आएगा 3c0। ये बन गया बेटा। ठीक है, अब मैंने इन सबको रिवर्स करके लिख दिया, रिवर्स ऐसे 3c0, 4c1, 5c2, 6c3, 7c4, 8c5 और 9c6, 10c7। क्या बेटा मैं इसे ऐसा लिख दूं 3c3, क्या इसे ऐसा लिख दूं 4c3, ये होता है ना NCR इक्वल टू NCN-R, तो वही कर रहा हूं मैं। तो ये 5c3, ये 6c3, ये 7c3, ये 8c3, ये 9c3 और ये कितना बन गया 10c3। ठीक है बेटा, अब आपको याद हो एक रिजल्ट था हमारे पास कि यदि ये और ये वाले तो सेम हो और ये एक ज्यादा हो तो इसका आंसर आता था डायरेक्टली आपका 5 प्लस मतलब एक ज्यादा। जैसे ये रिजल्ट था यहाँ पे NCR प्लस N+1 CR, तो इसका जो वैल्यू बनता था वो बेटा डायरेक्टली आपका वैल्यू बनता था यहाँ पर N+1 प्लस 1 N+1 CR+1, ये बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 है, ये रिजल्ट बनता था आपका डायरेक्टली, तो ये रिजल्ट का यूज हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये 3 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 5c4, 5c3, 5c4 आएगा ना बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसी रिजल्ट को हम यूज करते करते लास्ट तक पहुंचेंगे। मतलब पहले मैंने इसके साथ किया तो ये 5c3 आएगा, फिर आगे करेंगे तो 6c3 आ जाएगा, फिर आगे करेंगे तो 7c3 आ जाएगा, फिर आगे करेंगे तो 8c3 आ जाएगा और लास्ट में जब इसको हम कंप्लीटली कर लेंगे तो आपको मिलेगा 11c4। मतलब एक ज्यादा मिलता है ना, तो वैसे ही कंसेप्ट लगाया मैंने यहाँ पर, एक ज्यादा मतलब 5c4 बनेगा, फिर इस वाले इन दोनों में लगाएंगे तो ये बन जाएगा अगला वाला, फिर ये इन दोनों में लगाएंगे, तो ऐसे चलते चलते हमें क्या मिलेगा 11c4
और 11C4 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 2 से तो ये गया और इससे 9 जा गया 3 टर्म, तो 3 इंटू 11 33, 33 इंटू 10 330। तो आंसर क्या बन गया हमारा 330। ठीक है बेटा, ये आपका बहुत इजी कंसेप्ट है। ये इसमें दो प्रॉब्लम थी, एक तो डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से NCR इक्वल टू NC n माइनस आर लगाया, और इस वाली सिचुएशन में हमने क्या देखा कि नीचे तो सब सेम है 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है, ये 3 3 3, और ऊपर क्या है एक एक इंक्रीज हो रहा है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 2 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट आता है आपके पास n+1 मतलब 10+1 C 3+1, ये डायरेक्टली रिजल्ट आता है और इसी रिजल्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये आया बेटा, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k फॉर विच द 49 की पावर k प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया जो आपको ये दिया हुआ था इसको, और हमें चेक करना है इसका फैक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा आपका ये, तो k का पॉजिटिव वैल्यू क्या बनेगा, वो भी ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये 49 की पावर 125। तो बेटा यहाँ पे आप बता सकते हो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म 126, नंबर ऑफ टर्म 126 बनेगी बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म आपको मिलेगी 126, क्योंकि ये देखो 1 से तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ और एक ये वाला, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1, कॉमन रेशियो बता सकते हो r, वो बनेगा 49। क्या ये जीपी का सम है, nth टर्म ऑफ जीपी का सम, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी क्या बनता है, वो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वैल्यू रख दो बेटा 1 इंटू 49 की पावर 126 माइनस 1 अपॉन 49 माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 49 को 63 की पावर 2, और ये 1 का स्क्वायर लिख दिया इधर, इधर 48। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा तो ये 49, 63 प्लस 1, 49 की पावर 63 माइनस 1 अपॉन कितना बन गया ये 48। ठीक है बेटा, अब बताओ आपसे क्या पूछा गया है कि इसका k का क्या वैल्यू है, k का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है जिसके लिए ये फैक्टर हो। तो देखो ये 49 की पावर k प्लस 1, यहाँ पर हमारे पास 49 की पावर 63 प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि जो k का वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा 63, और वही मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वही आंसर है आपका, सिंपली क्वेश्चन था बेटा। कंसेप्ट बेसिकली ये उसका था, बाइनोमियल का नहीं था, ये जीपी का था। ठीक है, बाकी बाइनोमियल कंसेप्ट से भी हो सकता है। ये देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब हमें क्या करना है, इस द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर कोमा के फॉर विच दिस वेयर के इज इंटीजर। ये चीज याद रखना, के कैसा है हमारा एक इंटीजर, और इसके लिए ये सेटिस्फाई है। चलो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये लिखा है बेटा आपके पास ये, ठीक है बेटा। अब मैंने इसको ऐसा लिख दिया फैक्टोरियल 35 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 35 माइनस 6 माइनस आर, सॉरी फैक्टोरियल आर। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया बेटा फैक्टोरियल 36 फैक्टोरियल आर प्लस 1, और ये बनेगा फैक्टोरियल 36 माइनस आर माइनस 1। ये इसको देखो बेटा मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो सेम ही रखा, बट इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, एक 36 को मैंने बाहर ले लिया। फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल n का वैल्यू होता है, इसे आप ऐसा लिख सकते हो n बाहर ले लिया n माइनस 1,
तो मैंने यहाँ 36 बाहर ले लिया, तो ये कितना बचा 35। अब देखो यहां से भी मैंने r+1 बाहर ले लिया, तो ये बचा r, और ये बन गया आपका 35 माइनस r। अब इन दोनों में नोटिस करो, फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 35 माइनस r 35 माइनस r कट गया, तो इधर बचा 6 और इधर बचा आपका k² माइनस 3 इंटू 36 अपॉन r+1। 6 से ये भी काट दीजिए, 6 जा, ठीक है, 6 से ये कट गया, तो कितना आया बेटा 6 जा। ये अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं k² माइनस 3 इज इक्वल टू r+1/6, या फिर बोल सकता हूं k² इक्वल टू r+1/6+3। अब देखो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक ही पैटर्न है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको r की वैल्यू रखनी पड़ेगी। r की वैल्यू रखेंगे, क्यों r की वैल्यू क्यों रखेंगे बेटा, क्योंकि देखो r की वैल्यू आप जानते हो, r की वैल्यू कहां से हो सकती है, 0 से लेकर 35 तक ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और इसमें भी 0 1 2 3 मतलब कोई इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर, वही r की वैल्यू हो सकती है। अदरवाइज r की वैल्यू आप नहीं रख सकते हो, यहाँ पर दूसरा कोई भी अदर r का वैल्यू नहीं रख सकते हो। तो मैंने क्या किया, देखो एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए बेटा, सबसे पहली चीज तो मुझे ये 6 से डिवाइड होने वाला चाहिए। r की वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसी सब्स्टिट्यूट करूंगा जिसमें +1 करने पर 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने r की वैल्यू यहाँ पे रखा बेटा 5 रखूंगा, तो 5 + 1 6 अपॉन 6, तो कितना बनेगा k² हमारा 4। तो k का वैल्यू कितना आया +-2, तो एक पेयर हमारा क्या बन गया 5 + 2 और एक बन गया 5 - 2, तो दो पेयर तो आ गए बेटा। अब ऐसे ही आप r की वैल्यू रखो 9 तो नहीं रख सकते क्योंकि 9 + 1 10 होगा, 10/6 डिवाइड नहीं होता। 11 रखते हैं, 11 रखेंगे तो ये कितना बनेगा 11 + 1 12 12/6 2 2 + 3 कितना होता है 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो k का वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि k इंटीजर भी चाहिए हमें बेटा। तो हमने और दूसरा नंबर रखा यहाँ पर, देखो 11 तो काम नहीं आया, 17 रखते हैं, 17 रखा तो 18 डिवाइड बाय 6, तो कितना बना 3 + 3 वो भी 6 बना, तो वो भी हमारे काम नहीं आया। इसका मतलब हमारा 18 भी हमारे यहाँ पर वेस्ट हो गया। अब 18 भी वेस्ट हो गया, तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट 23 की बात करते हैं। 23 + 1 24 बना, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 + 3 कितना आता है 7। अब 7 भी तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो भी नहीं ले सकते। तो अब हम 35 पे जाते हैं डायरेक्टली। 35 लेंगे तो ये कितना बनेगा, r का वैल्यू 35 ले सकते हैं, 35 लेंगे तो 36/6 6 + 3, तो k² कितना बन गया, r इक्वल टू हमारा 35 हुआ, तो k² इक्वल टू कितना बना 9, तो k का वैल्यू कितना बना +-3। तो यहां से दो पेयर ये बन गए बेटा 35 और 3 और 35 - 3। क्या r की वैल्यू आगे ले जा सकता हूं, नहीं ले जा सकता हूं। तो कितने पॉसिबल पेयर हो गए हमारे पास 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो गया हमारा 4। इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, इफ ए बी सी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस देन, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बारे में जाते हो, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कब मिलता है, एनसीआर का हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू व्हेन n इज इवन, तो वो बनता है r इक्वल टू n/2 पर। जब r हमारा हाफ होता है n/2 तब बनता है, और जब when हमारा n इवन होता है, ऑड होता है बेटा, n इज इवन, ये तो इवन का केस, n इज ऑड होगा बेटा, तो उस वाले केस में हमारे r का वैल्यू होगा n-1/2 और n+1/2, इन दोनों केस पे मिलता है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलता है वो दोनों का सेम ही मिलता है, आप जो मर्जी पढ़े वो लो, n-1/2 n+1/2। ये कौन सा केस है, जब n हमारा ऑड हो। तो सबसे पहले हम a निकालते हैं, a क्या है हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 90 CP इसका। अब देखो ये 90 कैसा है यहाँ पर बेटा, ऑड है, तो इसका मतलब मुझे r का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, r की जगह क्या आ रहा है p, तो p का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा n-1/2, दैट इज
19c 19 माइनस 1 अपॉन 2, क्या लिख सकता हूं मैं 19c 18 अपॉन 2 दैट इज 9। तो ये आ गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या फिर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उससे क्या है कि हमें लास्ट में थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो a का वैल्यू मैंने यहां से ले लिया इस टाइप से, इस 9 को इधर फैक्टोरियल 9 ऊपर फैक्टोरियल 90 नीचे, और इधर बना लिया 1 अपॉन फैक्टोरियल 10। ऐसे b का वैल्यू निकालते हैं। b का वैल्यू क्या बनेगा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 20 सी क्यू। तो q का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, देखो ये E1 है बेटा, यहां पर E1 है तो इसका क्या वैल्यू लेना पड़ेगा हमें n/2 मतलब 20/2 दैट इज 20c10। तो यहां से हमारा क्या बन गया बेटा, यहां से b का वैल्यू क्या बन गया, सिंपली b इक्वल टू बन गया फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं b का वैल्यू यहां से बेटा इस टाइप से। थोड़ा क्या है कि उससे क्या है कि हमें जो अपनी ऑप्शंस दे रखे हैं उसकी तरह मैं फ्रेमिंग कर रहा हूं। ये इज इक्वल टू 1/√10, दिस इज 1 दिस इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारा c इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 21cr। तो ये ऑड आ गया, ऑड के लिए क्या बनेगा 21c 21 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 21c10। तो मैं c का वैल्यू यहां से क्या लिखूंगा फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11। ठीक है, तो यहां से c का वैल्यू मैंने बेटा ऐसे लिखा इस फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखा बेटा, इस फॉर्म में c फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 21 इज इक्वल टू 1/फैक्टोरियल 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखो 1 2 3 का राइट हैंड साइड 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी उनका इक्वल होगा। ये क्या, देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं बेटा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये इसको मैंने लिख दिया 10 इंटू फैक्टोरियल 9 और इसको लिख दिया 20 इंटू फैक्टोरियल 90। इसको मैंने लिख दिया 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 9 अपॉन 21 इंटू 20 फैक्टोरियल 9। ठीक है बेटा, और फैक्टोरियल 9 है फैक्टोरियल 19। अब ये फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 90 तीनों से कट गया, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 तीनों से कट गया। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर बेटा, देखना a इज इक्वल, ये 0 से 0 भी कट कर दो तो b अपॉन 2, इधर भी 0 से 0 कट कर दो तो 11c अपॉन 21। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब क्या करो 11 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 से जैसे ही डिवाइड करोगे बेटा तो यहां आएगा a अपॉन 11, यहां आएगा b अपॉन 22 और यहां आएगा c अपॉन 21 इंटू 2 भी था बेटा, तो ये 42 हो जाएगा टोटली। देखो 2 भी बच रहा था ना, ये हमने देखा नहीं ये वाला, तो ये 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लो अब कौन सा ऑप्शन हमारे लिए मैच कर रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन मैच किया हमें, कौन सा मैच किया यहाँ पर, ओके ये a अपॉन 11 b अपॉन 22 c अपॉन 42। तो आंसर हमारा 3, गॉट इट, यही आपका आंसर बेटा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन थे, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। और यहां से देखा जाए तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत चांस होता है। और बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे 100% चांस है, 100% कंसेप्ट होता है कि हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आता है 100%। ठीक है, तो गुड डे बेटा, और आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा IIT JEE सितंबर वाले एग्जाम के लिए। गुड डे।